हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा की क्या क्या बेसिक बातें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा क्लास चैप्टर नंबर 3 के लिए इंट्रोडक्शन क्लास होगा। और यह चैप्टर जितना बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, जितना बोर्ड एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे IIT JEE मेंस या फिर आप किसी ऐसे कंपटीशन जैसे एयरफोर्स, NDA, इन सब की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट हैं हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यह चैनल आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए। और बाकी के आपके कैरियर से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हों, यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे भी हमारे इस चैनल के साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जल्द ही आपको और भी खुशखबरी दी जाएगी और इस चैनल पर और भी कंटेंट्स दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारे जो भी कंटेंट्स चल रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लासेस, हाँ, हमने एक वीडियो के पहले डिस्कस किया था कि बायो की क्लासेस जो यहाँ पर नहीं चल पा रही हैं वो हमारे एक जो न्यूमेरिकल्स हमने चैप्टर नंबर 2 का किया है पार्ट 1, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहां पर चैनल का लिंक क्लिक कीजिए और हमारे नए ऑफिशियल चैनल विजन साइंस पर जाकर वहां पर देखिए बायो की क्लासेस भी हमारी चलती है। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो डिस्कस करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम पहला यहाँ पर टॉपिक करेंगे 3.1 भूमिका। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लिखा है, इसे सही कर लेंगे, है ना। भूमिका जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बातें जानना इम्पोर्टेंट है कि पिछले हमने 2 चैप्टर, पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो भी हमने किया है, पहले चैप्टर का नाम था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता। तो दोनों ही चैप्टर में जो यूनिट था हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, है ना, स्थिर विद्युत की। और इसमें हमने स्थिर आवेशों के बारे में बात की है। सामान्यतः हम सामान्यतः इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी-कभी वहां भी चार्ज क्या होते थे, मूव करते थे। लेकिन हमने वहां पर बताया है कि चार्ज के मूव करने का जो रीजन होगा वो कोई बाह्य क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों का डिस्कशन किया है। कुल मिलाकर बात ये की गई है कि पहले यूनिट में जो चार्ज थे वो मूव नहीं करते थे। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर में जो हम बात करेंगे आवेशों के चलने की बात करेंगे। जब आवेश मूव करें तो कौन कौन से गुण उत्पन्न होते हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या आपको लिखना है कि यहाँ पर आवेशों के मूव करने के कारण जो भी गुण उत्पन्न होंगे उनका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें होंगी। अच्छा, जो आवेश के चलने का जो कुछ घटनाएं हैं वो हम अपने दैनिक जीवन में देख चुके होंगे। जैसे बिजली जब कड़कती है तो तड़ित बिजली जो होती है, जैसे आसमान से जब बिजली चलती है तो आवेश आसमान से पृथ्वी की ओर क्या होते हैं, आते हैं। और इस दौरान ये जो आवेश चलकर पृथ्वी तक आते हैं तो हम कहते हैं आवेश की एक धारा पृथ्वी तक पहुंच रही है। तो यह जो आवेश है यह भी एक प्रकार का वैद्युत है। जैसे कि पिछले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था घर्षण विद्युत, है ना, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होते थे, वो घर्षण विद्युत की था। और यहाँ पर आवेश चल रहे हैं पृथ्वी, आसमान से धरती तक यानी पृथ्वी तक आ रहे हैं, तो यहाँ पर आवेश चल रहे हैं। ठीक है, यानी आवेशों की एक धारा पृथ्वी तक पहुंच रही है, तो यह एक विद्युत धारा है।
यानी आवेश की धारा हम कह सकते हैं वैद्युत की धारा कहलाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब बिजली कड़कती है तो कई बार हमारे मानव जीवन पर वह भयंकर साबित भी हो जाती है और काफी जान माल की हानि भी होती है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन उस दौरान जो बिजली होती है वो क्या होती है, परिवर्ती होती है ना। आवेश जो प्रवाहित होते हैं वो सामान्यतः कभी तेज भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं और कभी कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो हम अपने डिवाइसेस में, अपने घरों में साधित्र मतलब जो भी संसाधन है उनमें हम जब आवेशों के प्रवाह की बात करेंगे तो अपरिवर्तित मतलब असमान नहीं होगा। यहाँ पर समान रूप से प्रवाह की गति का अध्ययन करेंगे। किस चीज का, आवेशों के समान रूप से प्रवाह, मतलब एक समान आवेशों का जो प्रवाह होगा वो एक समान माना जाएगा। इस बात का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। पूरे चैप्टर में हम इन्हीं सब बातों का डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन की बातें सब समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की। देखिए विद्युत का अर्थ क्या होता है आप समझ लीजिए। विद्युत का अर्थ होता है एक तरह से आवेश, है ना। विद्युत का अर्थ क्या होता है, आवेश। जहां पर आवेश होंगे वह क्या कहलाएगा, वैद्युत कहलाएगा। पहले ही चैप्टर के पहले क्लास में हमने ये बात बताई है कि जब घर्षण होता था तो अंबर नामक पदार्थ जब रगड़ा जाता तो ऊनी वस्त्र से, तो वह क्या होता है, आवेशित हो जाता है, वैद्युतमय हो जाता है या आवेशित। तो वैद्युत और आवेशित होना एक ही बात है। अर्थात विद्युत का अर्थ क्या होगा, आवेश होगा, और धारा का अर्थ क्या होगा, प्रवाह। धारा का अर्थ क्या होगा, प्रवाह या बहने का गुण। दैनिक जीवन में आप लोगों ने जल प्रवाह, जल की धारा पढ़ी होगी, हवा की धारा पढ़ी होगी, है ना, यानी पवन की धारा पढ़ी होगी। तो ये सब जब हवा चलती है या फिर पानी बहता है तो इसी को तो धारा कह रहे हैं। ठीक इसी तरह जब आवेश कहीं से प्रवाहित होगा तो हम आवेश प्रवाह कहेंगे, आवेश प्रवाह कह लें, या फिर उसी को हम विद्युत धारा कह लें दूसरे शब्दों में। तो यहाँ पर धारा का अर्थ क्या हो जाएगा, बहने का गुण, ठीक है। यानी आवेश के बहने, है ना, या आवेश प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा, ठीक है। यहाँ पर एक परिभाषा हम लिख सकते हैं, आवेश के प्रवाह की, प्रवाह कहें या बहना, ठीक है, प्रवाह की घटना, प्रवाह की घटना को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जी हमने तो पढ़ा है कुछ और ही और आप बता रहे हैं कुछ और, पर ऐसा नहीं, बातें एक हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर हमने विद्युत धारा का जो कंसेप्ट पढ़ा है उसमें आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपने ये चीज पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, पर ऐसा तब करते हैं जब हमें वैद्युत धारा का मापन करना होता है। देखिए मापन उन्हीं चीजों का करते हैं जो कि भौतिक राशियां, है ना, जो मूल राशियां होती हैं उनके जिनका मापन किया जा सके और जिन्हें आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जा सके उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो विद्युत धारा भी एक भौतिक राशि है और इसका मापन किया जा सकता है और आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी वैद्युत धारा के मापन की बात आएगी तो वहां पर हम ये वाला कंसेप्ट जरूर यूज करेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो वो भी आप परिभाषा दे सकते हैं। अभी एक पूरा क्लास जो है इंट्रोडक्शन का है, इसलिए मैं पूरी डेप्थ तक इसकी बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दूसरी भी परिभाषा लिखेंगे, आवेश, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए कि किसी चालक, है ना, किसी चालक
में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब एक बार स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, सर आप विद्युत धारा को I से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक करंट और आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं I से, क्या कारण है इसका? वैसे किसी भी चीज को प्रदर्शित करने का एक ना एक रीजन तो जरूर होता है। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का कोई रीजन नहीं होता है, उसे साइंटिस्ट लोग अपने सुविधा के अनुसार रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है विद्युत धारा I से क्यों प्रदर्शित किया जाता है, इस बात पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, आवेश जितना तेजी से प्रवाहित होगा उतने ही, जैसे यहाँ आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है समय। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख दें तब आपको समझ में आ जाएगा। I बराबर क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर देखिए, धारा अगर कम समय, देखिए समय है ये समय अंतराल और ये आवेश है, आवेश ज्यादा प्रवाहित हो और समय कम हो, यानी कम समय में अधिक आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वह उसकी इंटेंसिटी मतलब तीव्रता ज्यादा है। ठीक है, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो I का अर्थ है वो इंटेंसिटी ऑफ फ्लो चार्ज से है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लो चार्ज से लिया गया है, इसलिए हम धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं इंटेंसिटी ऑफ फ्लो चार्जेस। ठीक है, मतलब ये जो I का मतलब है वो इंटेंसिटी से लिया गया है, मतलब तीव्रता से लिया है, कितना तेजी से धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, इसका मात्रक की बात करें, मात्रक जो होगा, देखिए ऊपर क्या है, आवेश है, नीचे समय है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और इसका समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो आवेश कूलाम बटा क्या होगा, सेकंड। तो मात्रक हम लिख देंगे कूलाम प्रति सेकंड, या इसमें वैद्युत धारा, किसी चालक ने वैद्युत धारा के प्रवाह में जो योगदान दिया था आंद्रे एम्पियर ने, उनके नाम पर इसका एक और मात्रक होगा, कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है और उन्हीं के नाम पर ये रख दिया क्योंकि इन्होंने इस पर योगदान दिया है। ठीक है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, तथा विमा ये मूल राशि है और इसकी जो विमा होती है वो इसके मात्रक एम्पियर से ए से रिप्रेजेंट की जाती है, तथा विमा ए। इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, और यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अब बात आती है कि यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन आता है कि वैद्युत धारा अदिश राशि है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका डिस्कशन अभी हम करेंगे और यहाँ पर तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको
विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इस कथन की पुष्टि कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। जबकि इस पर एक डाउट हमेशा रहता है कि जब भी हम सर्किट्स बनाते हैं उनके बारे में अभी डिटेल में अध्ययन करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर एक बात कह लें कि ये डेल्टा क्यू क्या है और डेल्टा टी क्या है, ठीक है। डेल्टा क्यू जो है वो नेट आवेश है, क्या है, नेट आवेश। अब बात आती है कि नेट आवेश क्या है, ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल है, समय अंतराल, ठीक है। अब नेट आवेश क्या होता है इस बात पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेट आवेश के लिए जैसे कोई चालक तार है, चालक तार इस तरह से होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई चालक तार है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये इतना है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सपोज ए है। जब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब मान लीजिए एक वायर है, ठीक है। अब आप जानते हैं तार में, अच्छा आप सोच रहे हो कि सर जी इतना मोटा सा बना दिए तार, ऐसा तो होता नहीं है, तार तो एकदम पतला सा होता है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अगर पतला सा मैं बनाकर इसे समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए जैसे मान लो कि तार तो पतला ही होता है पर ऐसा बेलनाकार होता है सीधा ना, तो ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये इतना मोटा सपोज मान लेते हैं ऐसा। तो इस तार में आवेश जो होंगे वो धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के आवेश होते हैं। मान लीजिए यह एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम ये ले लेते हैं और यहाँ से इधर की ओर आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, मान लीजिए धन आवेश, और यहाँ से भी ये धन आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, ठीक। सपोज एक तरफ ये 3 धन आवेश जा रहे हैं और इधर भी धन आवेश जा रहे हैं। ऐसा ऋण आवेशों के साथ भी हो सकता है, ध्यान देना है आपको, ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है। अभी हम धन आवेशों को लेकर यहाँ पर समझा रहे हैं आपको कि नेट आवेश क्या होता है। देखिए एक क्षण के लिए अगर एक ही समय में 3 आवेश इधर की तरफ जा रहे हैं और 2 आवेश इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा कि हम 3 आवेश पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं और इसमें से 2 आवेश विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसे 2 को घटा लेंगे तो कुल मिलाकर कितने आवेश हो जाएंगे, 1 प्लस चार्ज ऐसा होगा। ये देखिए 3 प्लस चार्ज है और यहाँ पर 2 प्लस चार्ज विपरीत दिशा में है, अगर घटा लेंगे तो 1 प्लस चार्ज बचेगा, है ना। तो नेट आवेश की जो संख्या होगी यानी डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह होता है कि नेट आवेश का जो मान होगा एक समय में एक दिशा में प्रवाहित होने वाले उन आवेशों की संख्या जो अतिरिक्त है, ठीक है, इनको हमको ध्यान रखना है, ठीक। बात समझ में आ गई, इसलिए हम नेट आवेशों की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही क्षण में कितने आवेश प्रवाहित हो सकेंगे एक दिशा में, अधिक से अधिक उतना लिया जाएगा। जैसे इधर 3 हो गए, इधर 2 गए, तो विपरीत दिशा में तो उतना क्या हुआ, कम हो गए, है ना, उस क्षण के लिए, उस विशेष समय के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नेट आवेश क्या होगा, 1 कूलम हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, समय अंतराल तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक। अब ये होता है वैद्युत धारा। यहाँ पर एक प्रश्न और किया जाता है, तब तक ले लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे। यहाँ पर एक बात और यहाँ पर हमें डिस्कस करना होगा कि 1 एम्पियर कब होगा, ठीक है। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है बहुत बार, जैसे एम्पियर है यहाँ पर, तो 1 एम्पियर की परिभाषा बताने के लिए हम देखिए यहाँ पर इसे बता दें कि 1 एम्पियर क्या होता है ना। देखो विद्युत धारा I बराबर, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, 1 कूलम आवेश हो जाए, ठीक है, और 1 सेकंड समय हो जाए, है ना, तो यहाँ पर जो वैद्युत धारा का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा, है ना, 1 एम्पियर आ जाएगा। और 1 एम्पियर की परिभाषा अगर आपको देना हो तो कैसे देंगे, परिभाषा आप यहाँ पर लिखिएगा, हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं क्या होगा, कैसे लिखना है। 1 एम्पियर के लिए लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगी।
तो इस तरह से हम 1 एम्पीयर की परिभाषा दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसी कंफ्यूजन को 100% दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको एक बात समझाएंगे कि आखिर जो एक क्वेश्चन होगा कि ये वाला कि वैद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है, इस बात की पुष्टि कीजिए। इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत, ये क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन है विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए, है ना, पुष्टि कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न के बारे में ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। आप लोगों ने पीछे की क्लासेस में ये बातें पढ़ चुके हैं कि जब भी आप कोई सर्किट बनाते हैं, ठीक है, एक सपोज आपने एक सर्किट बनाया और सर्किट में यहाँ पर मान लो जो बैटरी कर दिया और यहाँ पर कुंजी वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसे तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि धारा इधर से इधर की ओर बह रही है ना, तीर के द्वारा इसमें हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जिसमें दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, इसमें दिशा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो वैद्युत धारा को सदिश क्यों नहीं कहते हैं, अदिश क्यों कहा जाता है, इसी बात को समझना है आपको। ठीक है, देखिए सदिश का जो परिभाषा होता है वो ये होता है कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। लेकिन उसके साथ एक और बात बताई गई है कि जो सदिश होते हैं वो सदिश नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, अर्थात उन्हें हम गणितीय विधि से आसानी से जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जबकि वैद्युत धारा के मान को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, इसलिए जो वैद्युत धारा है वो अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, क्योंकि यह सामान्य बीजगणितीय नियम से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मान लीजिए कि हमारे पास किसी इस तरह से परिपथ को अगर कम समझ पाए तो मान लीजिए इधर एक 5 एम्पीयर की धारा जा रही है और इधर से इस जंक्शन पर, जैसे यहाँ पर जंक्शन बनता है ना, ठीक उसी तरह से मान लो इस जंक्शन पर इधर से 3 एम्पीयर की धारा आ रही है और इधर जब जाएगा वैद्युत धारा वो कितने एम्पीयर, 5 3 8 एम्पीयर की धारा इधर जाएगी, तो धारा का मान क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बातें हैं और इसे सामान्य बीजगणितीय नियम से जोड़ सकते हैं। जबकि सदिश राशियों में ये कोण का भी इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पर जितने कोण बनते हैं ये सब भी इंपॉर्टेंट होगा, जबकि वैद्युत धारा में कोण का कोई भी महत्व नहीं होता है, हम सामान्यतः उसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए वैद्युत धारा क्या होती है, अदिश होती है, सदिश नहीं होती है। यहाँ पर इसका कारण लिख लीजिएगा, क्योंकि विद्युत धारा को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं, अतः यह एक अदिश राशि है, जबकि सदिश राशियों को सामान्य
सामान्य बीज गणितीय विधि से जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं हम। अब इसके बाद देखिए, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने मिटा दिया है। तो देखिए, अब इसके बाद समझना है कि आखिर विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। ठीक है, ये टॉपिक समझना है। तो विद्युत धारा की दिशा के लिए आवेश जब प्रवाहित होते हैं, यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होंगे कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो सदैव प्रवाहित होने वाले धन आवेशों की दिशा में होती है और ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारा की दिशा सदैव ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, और इसी को हम दूसरे शब्दों में अगर लिखें, जिस तरह देखिए, मान लीजिए ये हमारा चालक तार है। ठीक है, अब अगर ऋण आवेश जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, मान लीजिए माइनस चार्ज इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हमेशा इधर की ओर बहेगा, है ना, इसे अट्रैक्ट करेगा ना। तो पॉजिटिव इधर आ रहा है, ऋण आवेश इधर जा रहे हैं। तो हमने बताया कि ऋण आवेश की विपरीत दिशा में होती है। ऋण आवेश इधर जाएगा तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इधर की ओर होगी, है ना। विद्युत धारा की दिशा इसके क्या होगी, हमेशा विपरीत होगी, ऋण आवेश। अब धनावेश इधर जा रहे हैं, तो हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे, दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। प्रवाह की दिशा होती है। तो इस टॉपिक को भी समझ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे कि विभिन्न चालकों में आवेश प्रवाह की प्रकृति क्या होती है, यानी वैद्युत धारा विभिन्न चालकों में किस किस रूप में प्रवाहित होती है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में हम आगे समझेंगे विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश के प्रकार। देखिए, ये विद्युत धारा के ही टॉपिक में है। ठीक है, इसे हम छोटा छोटा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है विभिन्न चालकों में, तो उसमें आवेशों के जो प्रकार होते हैं, देखिए आवेश तो दो ही प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। लेकिन विभिन्न चालकों में ये जो धन और ऋण आवेश होते हैं, इनके रूप अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनका कारण अलग अलग होता है। तो उसी बात को आपको समझना है। तो देखिए, हमारा पहला इसमें हम ले रहे हैं फर्स्ट, ठोसों में। देखिए, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस बात को समझ लेंगे, तो धीरे से आराम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, चालकों में विभिन्न अलग अलग प्रकार के चालक होते हैं। ठोस भी होता है, वैद्युत घट्ट भी होते हैं और अर्धचालक भी होते हैं। तो इन सब में धन और ऋण ही प्रवाहित होते हैं, ये फिक्स है। परंतु उनका रूप क्या होगा, उनके नाम क्या क्या होते हैं, इन बातों को समझना है। तो हमारा ठोसों में जो आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होते हैं। किस रूप में होते हैं? ठोसों में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होता है। और दूसरा है हमारा वैद्युत अपघट्यों में। अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है? वैद्युत अपघट्यों में केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है तो आप अच्छे से इसे समझ पाए होंगे, ठीक है। और इसमें भी केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। वैद्युत अपघट्य क्या होता है? एक ऐसा विलयन जिसमें हम अगर कैथोड और एनोड लगाकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो धना और ऋण आयन के रूप में बदल जाए, तो यही होता है वैद्युत अपघट्य। मतलब वैद्युत लगाने से वह अपघट्यों में मतलब टूट जाए, ठीक है, जो भी उसके सॉल्यूशन होंगे मतलब विलयन होगा, तो ये है। तो वैद्युत अपघट्यों में जो आवेश होते हैं वो धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन के रूप में, ठीक है, धनायन तथा ऋणायनों के रूप में प्रवाहित होते हैं जो आवेश होते हैं, ठीक है। ये बातें हैं। अब देखिए इसका एक उदाहरण भी दें। जैसे हमारे पास एक कोई विलयन है यहाँ पर, ठीक है, एक कोई पात्र है उसमें यहाँ पर विलयन रखा हुआ है। यहाँ पर एक है आपका कैथोड है और एक है मान लीजिए कि यहाँ पर ये लगा दिया जाए एनोड। थोड़ा सा नीचे बना है तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास दो रॉड हमने लगा दिए, ठीक है, इस तरह से, और एक पात्र हमने रख दिया और इसमें ये एक विलयन रख दिया, कोई भी विलयन, चाहे HCl रख लो चाहे NaCl रख लो। मान लीजिए यहाँ पर NaCl हमने एक विलयन रखा है और ये एक कैथोड है और एक क्या है एनोड है। मान लीजिए एनोड है और ये कैथोड। जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो NaCl है वो Na+ और Cl- के रूप में वियोजित हो जाएगा और जो Na होगा यानी धन आयन है वो कैथोड जो ऋणायन के रूप में होता है, आपको पता है कैथोड ऋणायन के रूप में होता है, एनोड क्या होता है धनायन, ठीक है, धन सिरा होता है एनोड और कैथोड क्या होता है ऋण। तो आप देखिए जो सोडियम होगा वो कैथोड पर जाकर इकट्ठा हो जाता है और ये क्लोरीन जो है वो एनोड पर जाकर इकट्ठा होने लगेगा। अब आप यहाँ पर समझेंगे जो कैथोड है वो इस दिशा में आ रहा है कैथोड की ओर, है ना, तो जो धनायन जिस तरफ प्रवाहित होंगे उसी तरफ वैद्युत धारा की दिशा होगी। ये कांसेप्ट हमने पहले भी बताया अभी। तो उम्मीद है ये बातें समझ गए होंगे। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, इसमें तीसरा अर्धचालकों में। अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है, अर्धचालकों में। तो अर्धचालक क्या होता है इसका एक एग्जांपल हम दें। एग्जांपल है इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक का अर्थ ये होता है जो सामान्य अवस्था में चालकों की भांति व्यवहार ना करे और कुछ विशेष परिस्थितियों में चालक बन जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं अर्धचालक। ये सारी बातें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि नहीं समझ में आए तो कल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वैसे मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ अर्धचालकों में जो वैद्युत धारा होती है वो किस रूप में प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन और कोटरों के रूप में। किसके रूप में, कोटरों के रूप में। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब तो समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा है, पर ये कोटर एक नया शब्द होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कोटर क्या होता है, कोई कोटर को इंग्लिश में होल कहते हैं, क्या कहते हैं, होल कहते हैं, ठीक है। तो होल क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है उसी को कोटर कहते हैं और इसे धनायन के रूप में माना जाता है। अब देखिए इसके बारे में, अर्धचालकों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हम तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि घबराएं नहीं, आपको क्लास 12 फिजिक्स में ही जब आप सेकंड फिजिक्स पढ़ेंगे अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, जो कि आपको लास्ट टाइम में पढ़ना पड़ेगा 14वें चैप्टर में, ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। तो वहां पर हम इलेक्ट्रॉन और कोटर की, इलेक्ट्रॉन तो समझते ही हैं, कोटर का डिटेल में अध्ययन करेंगे। और ये जो अर्धचालक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जानते हैं इसको हम इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं, जो हमारे पास LED बल्ब वगैरह लगे होते हैं, इनमें हम अर्धचालकों का उपयोग करते हैं।
तो जानते हैं हमारे लिए इस समय एलईडी वगैरह कितने इंपॉर्टेंट है, सभी को समझ में आता है। तो इसके बारे में वहां पर हम डिटेल अध्ययन करेंगे, अभी यहाँ पर बंद करते हैं। तो होल क्या होता है इसे समझ लेंगे। हमने अभी अभी बताया कोटर क्या होते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे होल, है ना। इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति को कोटर कहते हैं, कोटर कहते हैं। इसे धनायन माना जाता है, धनायन माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, और बाकी के डिस्कशन के लिए अगले टॉपिक के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। इसके लिए अगर आप पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, बायोलॉजी की क्लासेस की भी डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।